हेलो प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों और यूपी के भावी दरोगाओं, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और आज फिर हाज़िर हूँ मैं लेकर के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास को, जैसे कि कल कराई थी। और आज आपकी दूसरी क्लास है इसी सीरीज़ में। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुंच सके। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसके ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं। उच्छिप्त है, प्रकंपित है, पाशर्विक है या संघर्षहीन है। तो दोस्तों, ला को हम पाशर्विक ध्वनि बोलते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। और इसमें जो सी ऑप्शन दे रखा है प्रकंपित, तो प्रकंपित ध्वनि हम रा को बोलते हैं, क्योंकि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो उस वक्त एक कंपन होती है हमारी जीवा में। तो इस वजह से रा को प्रकंपित ध्वनि बोलते हैं और ला को पाशर्विक बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हर व्यंजन के पीछे एक स्वर ज़रूर लगा होता है। जब तक स्वर नहीं लगाते हैं तब तक उस व्यंजन को पूरा नहीं माना जाता है, आधा ही होता है व्यंजन। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्वर के बिना किसी भी व्यंजन को उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। आपको नीचे 4 वर्ण दे रखे हैं, इनमें से पूछ रहा है किसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि कंठ में हम का, खा, गा, घा और अंगय इनको रखते हैं। व्यंजनों की बात कर रहा हूँ मैं। व्यंजनों में का, खा, गा, घा और अंगय ये कंठ से उच्चारित होते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। ये गा जो तीसरे नंबर पे आता है, इसी वर्ग का तीसरा व्यंजन है गा। इसको कंठ में रखेंगे हम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो कमल का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पंकज। कमल को पंकज भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको नीचे 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें तत्सम शब्द पूछा जा रहा है और इसका जो राइट आंसर है वो है जम्बू, जो कि हम जामुन को कहते हैं। इसका जो तद्भव होगा वो जामुन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। अब इसमें तद्भव पूछा गया है। आश्चर्य, इसका तद्भव होता है अचरज। इलायची का इला, उल्लास का उल्लास और अग्नि का आग। तो इसका जो राइट आंसर है वो इलायची। तद्भव दे रखा है, इसका तत्सम एला होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम पूछा है। अतिवृष्टि कहते हैं बहुत ज़्यादा वर्षा होने को, तो इसका विलोम होगा कम वर्षा, वो बिल्कुल भी वर्षा ना होना। तो ये ऑप्शन नंबर डी, अनावृष्टि, इसका मतलब होता है बिल्कुल भी वर्षा ना होना। तो हमारा राइट आंसर जो है वो अनावृष्टि हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है। तो अग्नि का विलोम जल होता है,
इसमें एक वायु भी दे रखा है और हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो कि जल मतलब अग्नि का विलोम वायु क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, वायु का विलोम जो होता है वो निर्वात होता है। वायु का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हवाई हवा हो, और इसका विलोम मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हवा बिल्कुल भी ना हो, और जहाँ हवा बिल्कुल नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं। तो अग्नि का विलोम जल होता है और वायु का विलोम निर्वात होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो जल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी है? अनेकार्थी का मतलब है ऐसा शब्द जो आनंद की ही तरह अर्थ देता हो। तो वो है खुशी, क्योंकि खुशी आनंद, आनंद खुशी दोनों एक ही समान, एक ही जैसे वर्ड हैं, एक ही चीज़ के लिए आते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन है। तो जो उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस पर हमला ना किया गया हो। ये भी वही है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिस पर हमला ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनाक्रांत। अना का मतलब ना होता है, क्रांत का मतलब हमला, जिस पे हमला ना हो वो अनाक्रांत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब वर्तनी पे आ गए। तो इसमें जो ज्योत्सना है, सूर्पनखा है, संतुष्ट है, ये तीनों शब्द बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इसमें पृष्ठभूमि लिखा है, मतलब जहाँ टा है लिखा हुआ वहाँ ठा आना चाहिए, टा की जगह पृष्ठभूमि होता है, ना कि पृष्ठभूमि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? दुग्धोजल का वर्तनी पूछना चाह रहा है। तो दुग्धोजल की जो वर्तनी है वो 4th वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको सही से विजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग शब्द है? तो ऑप्शन बी है वीरता। वीरता एक भाव है, ठीक है। और वीरांगन, वीरांगन कहते हैं वीर स्त्री को। एक्चुअली वीरांगन नहीं, वीरांग ना होना चाहिए, यहाँ थोड़ा पेपर में ये गलत ऑप्शन है। तो वीरांगना होना चाहिए, और वीरांगना कहते हैं वीर स्त्री को। और स्त्री का अपोजिट पुरुष होता है, और पुरुष को हम वीर कहते हैं। यानी पुल्लिंग जो है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है वीर, ये है। वीरता तो एक भाव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15। निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? यानी कौन से वाक्य में आपको एक वचन दिख रहा है? जैसे अध्यापक गण, अध्यापक गण खुद में बहुवचन हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। महात्मा बुद्ध महान थे, महात्मा बुद्ध एक पूजनीय व्यक्ति हैं, और पूजनीय व्यक्ति हमेशा बहुवचन में आते हैं, इसलिए ये भी एक वचन नहीं होगा। सी है, कल वर्षा बहुत हुई। वर्षा एक ऐसी शब्द है जो हमेशा सिंगल में मतलब एक वचन में आता है। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भय से उसके तो प्राण ही गए। प्राण भी हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कल बहुत वर्षा हुई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम आप सभी जानते होंगे, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं।
बार बार संज्ञा के रिपीटेशन जो होता है उसको उससे बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा की जो सही परिभाषा है वो ऑप्शन नंबर सी में है। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य है तो वाक्य भी प्रश्नवाचक ही होना चाहिए। पुस्तक किससे मंगवाऊं? ये किससे जो है ये आपका सर्वनाम है, और क्योंकि इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो सिंपल सी पहचान है, सादा सी एकदम, कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेषता बताने का काम करता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष, और संज्ञा हमेशा विशेष होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक मतलब जो हमें क्रम बताते हों, ऑर्डर बताते हों। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे क्रमवाचक विशेषण में ही आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये विशेषणों की आपको पूरी डिटेल दे रखी है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें गणनावाचक होते हैं, आवृत्तिवाचक होते हैं, प्रत्येक बोधक होते हैं, और इसी का एक भाग है क्रमवाचक और समुदायवाचक। समुदायवाचक वहाँ कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जाए, जैसे यहाँ दोनों के बारे में, तीनों के बारे में, चारों के बारे में बात की जा रही है, तो ये समुदायवाचक। क्रमवाचक होते हैं जहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका वो हो। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यानी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जहाँ गुना की बात आ जाए वहाँ आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। और प्रत्येक बोधक मतलब जहाँ एक एक व्यक्ति की बात हो, जैसे प्रत्येक है, हर एक है, दो दो हैं। बाकी गणनावाचक 1 या 2 जो सिंपल नंबरिंग आती है वो गणनावाचक में आती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया की पहचान मैंने आपको बताई थी। जहाँ भी आपको कोई वाक्य दिया हो तो वहाँ अपने से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब क्रिया से पहले क्या लगा के देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है मोहन सोता है, तो क्या सोता है? नींद थोड़ा ही ना सोता है। तो यहाँ भी अकर्मक क्रिया है। राम खेलता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। यहाँ राम क्रिकेट खेलता है, अगर यहाँ पे हम खेलता से पहले क्या लगा लें तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो जहाँ भी हमें अपने इस सवाल का हमेशा क्रिया से पहले क्या लगा के देखें, ये नहीं कि क्या राम क्रिकेट खेलता है लगा दें, मतलब कहीं भी क्या लगाएंगे तो आंसर गलत ही मिलेगा। हमेशा क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, और अगर उसका आंसर मिल रहा है तो क्रिया सकर्मक होगी, वरना सब अकर्मक हैं। तो वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। तो सकर्मक ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर डी है परा, ये संस्कृत का है। जैसे पराधीन वगैरह है या परलोक है, उसमें तो पर आ जाता है, लेकिन ये जो उपसर्ग लग रहे हैं ये दोनों संस्कृत के हैं, परा भी और पर भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? मतलब प्रत्यय हम कहाँ लगाते हैं, शब्द के शुरू में या शब्द के पहले, ये पूछना चाह रहा है। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में इस्तेमाल होता है और उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? यथासंभव, तो यथासंभव में यथा जो है
ये उपसर्ग है और संभव हमारा मूल शब्द है। तो जिस शब्द में शुरुआत में उपसर्ग लगा हो उसे हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो रस के स्थायी भाव तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, तो इनका जवाब तो आपको पता होगा ही। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, यानी प्रेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? मात्रिक छंदों की बात कर रहा है, तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? दोस्तों ये आवृत्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप याद रखिएगा कि शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार में होती है और वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यमक अलंकार होगा। आगे आपके लिए पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ को पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ को। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन रस निचुड़ चुका है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं। उसमें पुराने ज़माने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूतों के टाँकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर और पांव धूल से पिटे हुए और कीचड़ में रंगे हुए बेजुबान कभी जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने के शब्द इनके असभ्य स्वरों में मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं ऐसा अद्भुत गान करेंगे कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। शुद्धाचरण सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। ये था आपका पैराग्राफ। एक बार आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आसान सा ही पैराग्राफ है और इसी पैराग्राफ से जो पहला क्वेश्चन है वो प्रयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसके ऑप्शन है मनुष्य का सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, या श्रमहीनता की स्थिति में मनुष्य की चिंतन शक्ति छीण कर दी गई है। मतलब कहने का ये है कि इस पैराग्राफ का जो पूरा निचोड़ है वो ये है कि आजकल के जो मज़दूर जो काम करने वाले हैं वो सब के सब मशीनों पे डिपेंड रहने लगे, जिसकी वजह से उनका खुद का शरीर श्रमहीन हो गया है। और कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करते रहने चाहिए बॉडी को फिट रखने के लिए, तो वही है, अगर आप श्रम ही नहीं करेंगे तो बॉडी कैसे फिट रहेगी? तो अगर बॉडी फिट नहीं होगी तो आपके सोचने समझने की सारी क्षमताएं ख़त्म हो जाएंगी। बस यही कहना चाहता है ये पैराग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। श्रमहीनता की स्थिति में मनुष्य के चिंतन शक्ति छीण कर दी गई है। और अगला क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ
तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो ऑप्शंस हैं, वह नवीन कला कौशलपूर्ण संगीत से वंचित रह जाएगा, वह भौतिकता के अधिक के कारण भावहीन हो जाएगा, वह भविष्य में कभी साहित्यिक प्रगति ना कर पाएगा, या वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? वही निकम्मे हो रहकर, अगर काम नहीं करेंगे तो चिंतन शक्ति खुद ही क्षीण हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके साहित्य से है क्वेश्चन, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ऐसा कौन सा लेखक है जिसे हम घुमक्कड़ के नाम से प्रसिद्ध है? वो है राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मुल्ला दाऊद कृत का मतलब होता है रचना की हुई, यानी मुल्ला दाऊद की रचना की हुई लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अवधी। अगला क्वेश्चन है, ये अवधी भाषा की कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे सत्यवती कथा है ईश्वर चंद की, और मधुमालती है मंझन की, और पद्मावत है जायसी की, मृगावती है कुतुबन की, और चित्रावती है उस्मान की। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? यानी उदय प्रकाश जो है वो उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो क्या हैं? कहानी हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, पत्र हैं, क्या है? तो उदय प्रकाश जो है वो कहानी लेखन के लिए प्रचलित हैं। तो इनकी जो रचनाओं की जो विधा है वो कहानी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ये तो आपको तभी याद रहेगा जब आप इसको याद करेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश दरवेश को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से किस साप्ताहिक पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो महात्मा गांधी क्योंकि राष्ट्र से जुड़े हुए थे, राष्ट्रपिता थे, तो हिंदी नवजीवन जो है इनकी साप्ताहिक पत्र है जो महात्मा गांधी ने रचना जिसकी की है, मतलब जिसे स्थापित किया है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो लोकप्रिय टीवी सीरियल जो था वो चंद्रकांता था, ठीक है, और इसी पे लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है जो देवकी नंदन खत्री ने लिखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? तो रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो इसका सुझाव 15 वर्षों तक के लिए था। क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय मतलब उगना, जैसे सूरज सुबह सुबह उदय होता है और शाम को क्या होता है? शाम को अस्त होता है, तो उदय का विलोम अस्त होगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40,
और 40वां क्वेश्चन है, यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं? तो ये हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। तो आपका हिंदी का पोर्शन यहीं समाप्त होता है आज का। 40 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए हिंदी के। और अभी हम आते हैं जीएस वाले पार्ट पे। और जीएस वाले पार्ट में सबसे मूल है जो हमारी मूल विधि, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। इसमें आपको संविधान के, मूल विधि के, ज्योग्राफी से, साइंस से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जीएस के पोर्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ऑप्शन बी है, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ऑप्शन सी है, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। या फिर उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसमें आपका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट जो डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 12 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो क्योंकि बच्चों के साथ अपराध की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कहते हैं, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कहते हैं, या फिर बाकी के दो ऑप्शंस ये रहे आपके, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र और मानव अधिकारों का यूरोपीय सम्मेलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सार्वभौमिक मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, मतलब सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचना के प्रकटन से छूट दी गई है। मतलब कुछ सार्वजनिक सूचनाएं ऐसी हैं जो आपको किसी को नहीं देनी है। मतलब कहने का ये है, आरटीआई एक्ट से, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उससे रिलेटेड है। मतलब आरटीआई के तहत आप किसी से भी कोई भी सूचना मांग सकते हैं, लेकिन उससे भी कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आरटीआई एक्ट के तहत भी आप नहीं मांग सकते। बस उन्हीं सूचनाओं को पूछ रहा है कौन सी हैं। तो अगर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कोई जानकारी है आप नहीं दे सकते। एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, मतलब कोई विदेशी सरकार अगर हम पे विश्वास करके हमें कुछ बताती है तो वो हम किसी को नहीं बता सकते। तीसरा है व्यापार रहस्य, अगर ट्रेड में कोई सीक्रेट है, कोई मतलब प्राइवेसी है तो उसे भी आप नहीं खोल सकते। और डी है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना भी आप किसी को नहीं दे सकते। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालते हैं, लेकिन वो वीडियोस आपकी पब्लिक तभी देख पाएगी जब आप यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके उस वीडियो को पब्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर कोई डिजिटल हस्ताक्षर कर रहा है कोई अधिकारी, तो जिस इंसान को वो डिजिटल हस्ताक्षर चाहिए वो उसे तभी मिलेंगे जब वो अधिकारी उसको पब्लिक करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पब्लिक की।
मतलब डिजिटल हस्ताक्षर आप किसी के साथ शेयर तभी कर पाएंगे जब आप उसको पब्लिक करेंगे। आया समझ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम के लिए आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं। मतलब अगर आप बच्चों की शिक्षा पे कुछ मतलब खर्च कर रहे हैं तो उसको आप कर रहित तब तक बना सकते हैं जब तक आपके 2 ही बच्चे हैं। मतलब 2 बच्चों की शिक्षा पे आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा आपका कर रहित होगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा उसके लिए, ऐसा प्रावधान है। लेकिन ये प्रावधान सिर्फ 2 ही बच्चों पे अप्लाई होता है और ये यहाँ बच्चों की ही मतलब 2 बच्चों की शिक्षा आपको कर रहित पड़ेगी। कहने का मतलब ये है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 है, तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग कौन से धारा के मतलब अधीन है? तो इसमें ये जो बात लिखी हुई है तीसरे पक्ष के जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी, तो ये बात आपकी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146(1) में कही गई है। मतलब कुल मिला के ये आर्टिकल पूछना चाह रहा है कि कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146(1). आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसको रासुका 1980 भी कहते हैं। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में क्या चीज़ शामिल नहीं है? भारत की रक्षा शामिल नहीं है, या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं का रखरखाव शामिल नहीं है, या भारत की सुरक्षा शामिल नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भू का मतलब है भूमि, हदबंदी से। निम्नलिखित में से किस संदर्भित करती है, किसे संदर्भित करती है? उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिसके अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। ऑप्शन बी है उस न्यूनतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। ऑप्शन सी है उस निश्चित सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी आर्द्र भूमि नहीं रख सकता। और ऑप्शन डी है उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी कृषि भूमि नहीं रख सकता। मतलब कहने का ये है आपका ये जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है ये किस भूमि की बात करता है? मतलब एक सीमा जो इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि इस लिमिट से ऊपर भूमि नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सी भूमि की बात कर रहा है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कृषि भूमि, यानी ऐसी भूमि, ऐसी ज़मीन जिसमें आप कृषि करते हैं, उस ज़मीन की उन्होंने सीमा तय कर रखी है जिस सीमा से ऊपर भूमि आप नहीं रख सकते। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो सरकार के इस अधिकार को अभिग्रहण अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं। तो इसमें है खतरनाक पदार्थ। ये जो हैवी इंडस्ट्रीज़ में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करना मना है, वो इसी वजह से है क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे काम होते हैं जहाँ से बच्चों को जान या माल का खतरा होता है। तो वहाँ पे जो युवा पीढ़ी काम करती है वो अगर किसी खतरनाक पदार्थ से उन्हें कोई नुकसान होता है
तो ये सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है उनको तत्काल सुविधा प्रदान कराना। तो यह इसका राइट आंसर खतरनाक पदार्थ हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है उद्देशिका, यानी जिसको हम इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। उद्देशिका को कौन से मामले यानी कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है। तो एक केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये फैसला आया था कि उद्देशिका हमारे संविधान का हिस्सा है, और उस केस का नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि प्रस्तावना, प्रीएम्बल या उद्देशिका भी हमारे संविधान का एक हिस्सा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है। मतलब हमारे जो संविधान की उद्देशिका में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात कही जाती है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है, यानी रूसी क्रांति से। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो आपको अच्छे से पता होगा, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 24 में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज़ में बच्चों के काम करना मना है, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों का काम करना। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव का मतलब है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको उम्र कितनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो इसका जवाब है 65 वर्ष, यानी रिटायरमेंट की। जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है 165 में कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य की एक महाअधिवक्ता होगा। अगला क्वेश्चन है 18, राज्य के विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये अधिकार होता है भारत की संसद के पास। संसद विधि द्वारा या कानून बनाकर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन और उसका समापन कर सकती है, और ये बात अनुच्छेद नंबर 169 में है। इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किसे संवैधानिक संस्था को भारत में
राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र यानी बैलेंसिंग व्हील माना जाता है। ऐसी कौन सी संस्था है जिसे राजकोषीय का बैलेंसिंग व्हील कहते हैं, राजकोष का? तो इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। इसे बैलेंसिंग व्हील कहते हैं। और वित्त आयोग का जो मतलब अनुच्छेद है वो 280 में इसका जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा, यानी राज्य की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, तो राज्य का जो हेड होगा जिसे हम राज्यपाल कहते हैं उसी के अनुरोध पे ऐसा किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की किसी भी परेशानी के लिए कोई सॉल्यूशन देगा, लेकिन उसके लिए राज्य के राज्यपाल को अनुरोध करना पड़ेगा संघ लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? आप लोग जानते हैं कि 3 लिस्ट बनी हुई हैं, एक राज्य सूची है, एक संघ सूची है और एक संवर्ती सूची है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाता है, संवर्ती सूची के विषयों पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार यानी लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद कानून बनाती है, और संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी। तो इसमें से वही विषय दिए गए हैं, यानी राज्य सूची के विषय के बारे में पूछा गया है कि जो 4 नीचे दे रखे हैं इसमें आपका राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो दोस्तों पोस्ट और टेलीग्राफ ये केंद्र सूची का है, बीमा भी केंद्र सूची का है, लेकिन स्वच्छता जो है ये आपकी राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शेयर बाजार भी केंद्र सूची का विषय है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, आजा भाई। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे एक्सप्लेन करूं तो 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्यों का वर्णन है और उसमें 18 कार्यों को उल्लेख किया गया है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में जहां पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है और उसके 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है, ऐसे ही 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं का जो मतलब अनुसूची जोड़ी थी उसमें नगर पालिकाओं का जिक्र है और इसके 18 कार्यों का जिक्र है। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि नगर पालिका के कितने विषय हैं? वो 18 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2002 में भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? यानी जो पहले मौलिक कर्तव्य थे हमारे 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये पूछना चाह रहा है। तो वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 कहता है, पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव, मृत और क्षयकारी पदार्थ, मृत का मतलब जो मरे हुए चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं, या फिर क्षयकारी यानी जो एकदम ख़त्म जैसे होने वाले होते हैं। जैसे अगर कोई भी जानवर मर जाता है तो उसका शरीर हल्के हल्के बिल्कुल एकदम ख़त्म सा हो जाता है, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ रह जाती हैं, तो उसी को कहते हैं डिकम्पोज होना।
और वही कह रहे हैं कि मतलब डिकम्पोजिशन जो है वो किसका काम है, मतलब मरे हुए जीवों से कौन अपना पोषण लेता है। तो ऐसे में जो जीव होते हैं उनको हम मृत पोषी जीव कहते हैं। मतलब जो जीव मरे हुए जीवों से अपना पोषण लेते हैं उन्हें मृत पोषी जीव कहते हैं, और इस तरह के पोषण को हम मृत पोषित पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। यानी मिनी माता रोग जो है वो जल में कौन सी इम्प्योरिटी, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो जल में घुल जाती है जिसकी वजह से मिनी माता रोग होता है। कहने का मतलब ये है कि मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है, जल में ऐसी कौन सी इम्प्योरिटी होती है। तो वो होती है पारा यानी मरकरी। मरकरी की वजह से मिनी माता रोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कोविड-19 के लिए भारत का कौन सा प्रथम स्वदेशी वैक्सीन बना था। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, जब कोविड-19 चल रहा था तो 3 वैक्सीन लगाई जा रही थी, जिसमें एक जाइकोव डी था, कोविश्योर था, कोविशील्ड था और कोवैक्सीन था। तो इसमें भारत ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी। तो भारत ने कोवैक्सीन बनाई थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 26, नहीं, अगला क्वेश्चन इधर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना। तो आपको श्रीरंगपट्टनम का नाम सुनते ही महान टीपू सुल्तान जी का नाम याद आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 28। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है। मतलब ये जो भारतीय खाद्य निगम है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उर्वरक और रसायन से इसका कोई संबंध नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, यही वो मंत्रालय है जिसके अधीन ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 30 निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, चावल का प्रमुख उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल है, चावल का, जूट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। विदेशी व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो विदेशी व्यापार अधिनियम जो है आपका 1992 में लागू हुआ था, 1992 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रेड क्लिफ रेखा पूछी गई है आपसे कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है। तो रेड क्लिफ रेखा से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए जल संरक्षण को समाहित करता है। तो महानदी पे हीराकुंड बांध है बना हुआ। भाखड़ा नागल सतलुज पे है, टिहरी भागीरथी पे, तो एक ही बचा फिर हीराकुंड जो महानदी पे है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं।
तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये काम तो हमारा महान भारत ही कर सकता है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि राष्ट्रीय आपदा संगठन की अध्यक्षता कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिवर्ष डैश द्वारा मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर बाकी के ऑप्शंस ये हैं आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का भूमि राजस्व अधिनियम 1901 में प्रकाशित की जाती है, स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 38, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 87 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की रैम को कहते हैं, बाकी सब एक्सटर्नल हैं और सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। हार्ड डिस्क भी, ब्लू रे DVD भी और USB फ्लैश ड्राइव भी, मतलब पेन ड्राइव की बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, OTT, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग का मतलब है दर्शकों को जो भी लाइव दिखाया जाता है, वीडियो ऑडियो जो भी कुछ भी, वो कहाँ से स्ट्रीम होती है, मतलब कैसे चलाई जाती है। तो जिस प्लेटफॉर्म से वो चलाई जाती है उसको OTT कहते हैं। और OTT की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे आज के GS और हिंदी के प्रैक्टिस सेट के सवाल जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। और आशा करता हूँ आपको इन सवालों में 2-4 सवाल तो नए ज़रूर दिखे होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, और ऐसे ही 2-4 नए सवाल आपको उम्मीद है कि हर सेट में देखने को मिलेंगे। और कोशिश यही है कि आपके एग्ज़ाम से पहले लगभग लास्ट 3-4 टाइम्स के आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर करा दिए जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुंच जाए सारे प्रीवियस ईयर, ताकि आपको एक बेस मिल सके कि नेक्स्ट आने वाले पेपर में कैसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहिए, अपने युद्ध की तैयारी करते रहिए। और ये क्लास स्पेशली जो है हमारे यूपी के भावी जो दरोगा हैं उनके लिए है, क्योंकि मूल विधि का सेक्शन स्पेशली उन्हीं के लिए है। बाकी मूल विधि के अलावा और भी चीज़ों से क्वेश्चंस है जो बाकी के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ UPSI वाले ही इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि एक मूल विधि को छोड़ के बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आती है। तो बेटर है कि आप सब ये क्लासेस रेगुलर लेते रहें और आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।